Now, when you have to calculate these taxes, जनरली अगर आप देखें TDS किस चीज पे कैलकुलेट होता है? TDS कैलकुलेट होता है इनकम के ऊपर। इनकम जो है वो अमाउंट कितना है जो रॉयल्टी पे हुई प्लस टैक्सेस। अब ये मुझे ये नहीं पता कि टैक्सेस कितने हैं, लेकिन ये टैक्स क्या है? इनकम का 10%। वाई? बिकॉज हमें ये बोला है कि टैक्स का रेट जो है वो 10% है। तो अगर मैं you can use a linear equation to solve this. Suppose let the income be equal to x, या मान लीजिए ये 100 है, तो टैक्स कितना होगा? 10 और रॉयल्टी कितनी होगी? 90। यानी 90% ऑफ इनकम इज 18 लाख। इन अदर वर्ड्स इनकम कितनी होगी? 18 लाख डिवाइड बाय 90 into 100. If I do the calculation, I will get 20 lakh. Or in other words, the income in the hands of Moon Inc. will be 20 lakh. Royalty is 18, so the taxes will be 2 lakh. The calculation is quite simple. आप चाहें तो इसको x लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनकम x है तो विदहोल्डिंग टैक्स 0.1x होगा, यानी जो रॉयल्टी है वो कितना होगी? 0.9x। 0.9x इज इक्वल टू 18 लाख। x की वैल्यू आपकी 20 लाख आ जाएगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये अग्रीमेंट गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हिसाब से नहीं था। अगर यही अग्रीमेंट गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हिसाब से होता तब कैलकुलेशंस कैसी होती? तब रॉयल्टी इनकम होती 18 लाख। देखिए दोनों में फर्क है, और TDS होता 10% ऑफ 18 लाख या 1,80,000। इस केस में इंडियन कंपनी का टोटल खर्चा कितना हुआ? 18 प्लस 180, 19,80,000। इस केस में खर्चा कितना हुआ? 20 लाख। तो 20,000 रुपए का टैक्स, यहाँ 1,80,000 है, यहाँ 2 लाख है, सिर्फ इसलिए पे करना पड़ा क्योंकि उसको 10(6)A में एग्जेम्पशन नहीं मिली। अगर एग्जेम्पशन मिल जाती तो ये 20,000 रुपए बच जाते, 20,000 की सेविंग्स हो जाती। This is the same answer. Royalty agreement is neither approved by the government nor in accordance with the industrial policy of the government. Thus, taxes borne by ICO, which is the ICO over here, Moon India Private Limited, would be income in the hands of foreign company, which is Sun Inc. As taxes borne by ICO is not exempt in the hands of foreign company, they will be grossing up while calculating the amount of withholding tax. So इसलिए जो withholding tax ICO यानी मून इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बेयर करना है वो कितना है? 2 लाख रुपए। 18 लाख डिवाइड बाय 90%। जो टोटल इनकम है फॉरेन कंपनी की वो 18 लाख रॉयल्टी प्लस 2 लाख 20 लाख की ये हो गई। टैक्स ऑन अदर इनकम derived by non-resident, non-corporate assessees और फॉरेन कंपनीज। अगर कोई और इनकम है जो एक नॉन रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसी को मिलती है या फॉरेन कंपनी को मिलती है, उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 6B। तो टैक्स पेड बाय द गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न ऑन इनकम नॉट बीइंग सैलरी, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, अगर इन तीनों में से कहीं पे भी आप फॉल करते हैं तो ये सेक्शन आपके लिए नहीं है। बट इन तीनों के अलावा अगर कोई आपकी इनकम है जिसके ऊपर जो टैक्स है वो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कंसर्न कौन हुई? इंडियन कंपनी जो पे कर रही है वो बियर कर रही है, देन डिराइव्ड बाय नॉन रेजिडेंट, वो इनकम जो नॉन रेजिडेंट ने डिराइव किया, नॉट बीइंग अ कंपनी और अ फॉरेन कंपनी। मतलब नॉट बीइंग अ कंपनी तो क्या हो गया? नॉन कॉर्पोरेट या फॉरेन कंपनी है, शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यानी जब आप नॉन रेजिडेंट की इनकम कैलकुलेट करेंगे
उस टाइम पे उसको आप इनकम में नॉन रेजिडेंट की इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके लिए कंडीशंस क्या है वो भी देख लेते हैं। टैक्स विल नॉट बी ग्रॉस्ड अप with the income of the foreign entity. Very good. Such exemption is available when following conditions are satisfied. What are these conditions? First, recipient of income is a non-resident. ये तो obvious है क्योंकि हम इंटरनेशनल टैक्स पढ़ रहे हैं तो हम नॉन रेजिडेंट की इनकम के बारे में ही देख रहे हैं, बट फिर भी मेंशन करना जरूरी है। नॉट बीइंग अ कंपनी, वो नॉन रेजिडेंट जो कंपनी नहीं है, और अ फॉरेन कंपनी। It has any income. Which income? Any income other than salary. 1. Royalty. 2. Fee for technical services. 3. इन तीनों के अलावा कोई इनकम होनी चाहिए, अदरवाइज इस सेक्शन में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। Such income is received from the government or Indian concern. Such payment is made in pursuance of an agreement made before 1/6/2002 by the Indian government with the foreign government or international organization, or any related agreement approved by Indian government before 1/6/2002. जो आपने ये रॉयल्टी पे करी है, ये किसके परसुएंट होनी चाहिए? एक अग्रीमेंट जो 1/6/2002 से पहले बना बाय इंडियन गवर्नमेंट विद फॉरेन गवर्नमेंट, और बाय इंडियन गवर्नमेंट विद international organization, or any related agreement approved by the Indian government before 1/6/2002. If it is done after this date, then the exemption is not available. Tax on income from leasing of aircraft etc. derived by foreign companies. अगर मान लीजिए कोई फॉरेन गवर्नमेंट है या फॉरेन एंटरप्राइज है, इन्होंने एक एयरक्राफ्ट या इंजन ऑफ एयरक्राफ्ट लीज किया किसी इंडियन एंटिटी को या इंडियन कंसर्न को। उस लीज करने के लिए जो लीज रेंटल यहां से पे होंगे, उसके ऊपर अगर कोई विदहोल्डिंग टैक्स लगता है, वो फॉरेन रेसिपिएंट की इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, अगर वो एलिजिबल है इस सेक्शन में एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। अगर नहीं है तो वो उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा और टैक्स टोटल पे कटेगा। टैक्स पेड बाय एन इंडियन कंसर्न एंगेज्ड इन ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। नाउ ये जरूरी है कि जो इंडियन कंपनी है, दिस शुड बी एंगेज्ड इन ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। अगर इंडिया में कोई रिच पर्सन है जो अपने घूमने फिरने के लिए, बहुत लोग हैं ऐसे भी, अगर कोई अपने घूमने फिरने के लिए एक एयरक्राफ्ट लीज कर लेता है किसी फॉरेन कंपनी से और वो लीज रेंट पे कर रहा है, उसमें एग्जेम्पशन नहीं है। अगर इंडियन कंपनी ने लिया है ये, और वो इंडियन कंपनी किस चीज में एंगेज्ड है, खुद ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट में एंगेज्ड है, देन दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल। सो द इंडियन कंसर्न शुड बी एंगेज्ड इन ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट ऑन इनकम डिराइव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन एंटरप्राइज। ये लीज जो है जरूरी नहीं है कि किसी फॉर प्रॉफिट वेंचर की हो सकता है फॉर प्रॉफिट की भी हो, बट लीज या तो फॉरेन गवर्नमेंट भी कर सकती है, फॉरेन एंटरप्राइज भी कर सकता है। बाय वे ऑफ लीज फॉर एन एयरक्राफ्ट, या तो उसने क्या लीज किया, एयरक्राफ्ट लीज किया, और इंजन ऑफ एयरक्राफ्ट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारी एयरलाइंस हैं, दे आर द वंस हु आर एंगेज्ड इन ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। अगर वो लीज पे किसी फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन एंटरप्राइज से एयरक्राफ्ट लेते हैं या उसका जो इंजन है वो लीज पे लेते हैं, तब अगर उस लीज की पेमेंट के लिए इंडिया में कोई विथहोल्डिंग टैक्स लगता है, उसकी जो है वो इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ऑफ कोर्स इसकी भी कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी। लेट अस लुक एट दीज। टैक्स विल नॉट बी ग्रॉस्ड अप विद द इनकम ऑफ द फॉरेन कंपनी
Very good. Such exemption is available when following conditions are satisfied. Recipient of income is either a foreign enterprise or a foreign government. Obviously, domestic वाले cases में ये applicable नहीं है. It has income by way of lease for aircraft or engine of aircraft. You might be surprised to know कि इंडिया की जितनी भी बड़ी एयरलाइंस हैं मोस्टली सब ने एयरक्राफ्ट जो है वो लीज पे लिए हुए हैं. और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या होता है. एक एयरक्राफ्ट 200 से 300 करोड़ रुपए का होता है. अगर आप इतना पेमेंट एक बारी में कर देंगे so then it is a very heavy capital expenditure. You need a lot of financing and everything. But when you take it on lease rental, your cost gets distributed over the life of the project. And this increases the ability of the company to get more and more aircraft on lease if it is doing well. Second, lease rental से क्या होता है, अगर आपने ये परचेज कर लिया तो आप इसको तब तक फ्लाई करते रहेंगे जब तक इसकी कैपेबिलिटीज है, भले ही चाहे नई टेक्नोलॉजी आ जाए. लीज के केस में क्या होता है, 4 से 5 साल का लीज पीरियड होता है. उसके बाद जब लीज खत्म हो जाती है देन यू कैन ऑलवेज गो एंड टेक द लीज ऑफ द मोस्ट न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी. वो इम्पैक्ट पड़ता है लीज रेंटल का एयरक्राफ्ट के उसमें. सच इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी engaged in the operation of aircraft. Receipts are other than payment for providing spares or services in connection with the operation of leased aircraft. मतलब ये exemption सिर्फ lease rental के लिए है. अगर आप spares या services provide कर रहे हैं in connection with the operation of leased aircraft, वो excluded नहीं है. मान लीजिए आपने aircraft ये lease पे ले लिया, 2 साल इसको आपने उड़ाया, उसके बाद इस पे प्रॉब्लम आ गई तो बाहर से कुछ लोग आए इसकी सर्विस करने के लिए. अब जो ये सर्विस फीस पे होगी, इस सर्विस फी पे अगर विदहोल्डिंग टैक्स है उसकी एग्जेम्पशन इस सेक्शन में नहीं मिलती. इट इज ओनली एग्जेम्प्ट फॉर व्हाट, फॉर द लीज रेंटल. यू माइट बी सरप्राइज टू नो दैट ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी फ्लाइट there are some spares or the others that needs to be changed in the aircraft. And last but not the least condition, payment is made under an agreement entered into after 31/3/97 but before 1/4/99, or agreement is entered into after 31/3/97 and approved by the Indian government. ये केवल टाइमलाइन का है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा. So we will not get into the details of this. Income from services for projects connected with security of India. It can just happen that the Indian government, which is responsible for security of India, makes a payment to some foreign companies. Right? और जिस foreign company को ये payment करी है वो कुछ services दे रही है. They are providing some services and these services are in connection with a project which is linked to the Indian security. तो मान लीजिए अगर इंडिया में आप कोई नया टैंक या कोई मिसाइल बना रहे हैं विच इज रिलेटिंग टू इंडियन सिक्योरिटी. फॉर दिस यू रिक्वायर, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपको कोई ग्लासेस चाहिए एंड यू वांट टू टेस्ट दोज ग्लासेस. यू हैव डेवलप्ड देम कि ये विल दे बी एबल टू विथस्टैंड द कंडीशंस वेयर दीज हैव टू बी यूज्ड. उसके लिए एक कोई फॉरेन कंपनी सर्विसेज देती है, राइट? उस केस में ये एप्लीकेबल होगा. एनी इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज. तो ये जो ये सर्विसेज है इसकी जो पेमेंट है वो सर्विसेज या तो FTS होनी चाहिए, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, या रॉयल्टी होनी चाहिए. अगर इन दोनों में फॉल नहीं करती तो मे भी शायद इस सेक्शन में ना फॉल करे. लेट अस सी वेदर इट इज द केस. डिराइव्ड बाय अ फॉरेन कंपनी सो नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब ये फॉरेन कंपनी जो है इसको गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि ये फॉरेन कंपनी जो है इसको अगर कोई सर्विसेज ये रेंडर करती है, उस केस में अगर टैक्स विदहोल्डिंग होता है उस पे एग्जेम्पशन उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी. Shall be exempt from tax if it is made under an agreement with the Indian government
for providing services in or outside India in connection with projects with security of India. यानी अगर ये काम ये या तो ओवरसीज भी कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं. एन एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन और आउटसाइड इंडिया, राइट. लेकिन इसका अग्रीमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ ही होगा. ऐसे नहीं है कि किसी प्राइवेट पार्टी ने अपने घर की सुरक्षा के लिए कोई रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे करी, let's say for the same company also, then that will also be exempt. No, even though this company might be notified, the agreement has to be with the Indian government. And what are these projects? The projects should be connected with the security of India. Again, income of an individual in technical assistance program. अगर कोई individual है जो एक cooperative टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम में इंडिया में आके काम करता है, उसकी जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट होगी टैक्स से सेक्शन 10 सबसेक्शन 8 में. इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल सर्विंग इन इंडिया. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अ फॉरेन गवर्नमेंट enters into a contract with the Indian government where they say we will provide you technical assistance for some project, right? Indian government says very well, let's do it together. So if there is a cooperative technical assistance program and to work on this project, some people are given by the Indian government, some people are given by the foreign government. The people who are given by the foreign government get their salary from the foreign government, and if the project is happening in India, the salary is given for services rendered in India. If they are for services rendered in India, they will be deemed to accrue or rise in India. So where do this person goes? He has to pay taxes in India. To avoid such a situation, this exemption is given wherein they say that if a person is working in India in connection with this cooperative technical assistance program, the income that he gets will be exempt from tax. However, जैसे बाकी सब केस में है, यहाँ पर भी ऑब्वियसली कंडीशंस होंगी. तो कौन सी कंडीशन है जो क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करनी पड़ती है? सच प्रोग्राम इज मेड इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ फॉरेन गवर्नमेंट. हर एक के लिए एग्जेम्पशन नहीं है, केवल अगर इंडियन गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंडर ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम हो रहा है, तभी होगा. Exemption is available on, किस चीज़ की exemption होती है? Remuneration received directly or indirectly from the foreign government on such duties. Directly मतलब अगर मान लीजिए फॉरेन गवर्नमेंट ने खुद से उसको कोई रेम्यूनरेशन दिया है, उसके ऊपर एग्जेम्पशन है. इनडायरेक्टली मतलब मे बी इट हैज़ बीन पेड इन द फॉरेन कंट्री. एनी अदर इनकम accruing or arising outside India and which is not deemed to accrue or arise in India, provided that such individual is required to pay tax or social security tax to the foreign government. So let's say there is a person. To understand this point, I will just give an example. He is a resident of US. Before coming to India, he had invested in shares of US companies. He came to India under a technical assistance program and got salary here. While he was serving in India, he sold off his shares in this company and had certain capital gains income, right? So this provision, what it does is it says that this income which is getting outside India will not be taxed in India, provided it is not deemed to accrue or arise in India. हाँ, अगर यही पर्सन इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदता और ये शेयर्स सेल कर देता, then because it is a share of Indian company, it's a capital asset situated in India. If he is selling it, then obviously he has to pay taxes here.
But if he sells the shares of a US company, any income which accrues or arises outside India to him will not be treated as Indian income and he will not be required to pay taxes on that.